नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने प्रबंधन शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप कुछ सीटों का आंकलन किया था, राज्यवार आंकलन किया था। दर्शकों ने उसे देखा, उसमें प्रतिक्रियाएं दी और मेरा ज्ञानवर्धन हुआ। जो मेरा मानना था, जो मैं कह रहा था कल की वीडियो में, मैंने कहा था कि लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स और कंकरेंट इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे ही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं, जिस आधार पे मैंने ये निष्कर्ष निकाला था। देखिए, ये जो वीडियो कल अपलोड हुआ, ये परसों रिकॉर्ड हुआ था। तब तक मुझे नहीं पता था कि हरियाणा के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हरियाणा में आप जानते हैं 90 सीटें हैं, 30 सीटें कांग्रेस के पास थी, 40 सीटें बीजेपी के पास थी, 10 सीटें जेजेपी के पास थी और बाकी इंडिपेंडेंट्स के पास थी। और हो सकता है एक आध सीट में इधर उधर बोल रहा हूं, लेकिन अंदाजन जो मैं बता रहा हूं 31 थी या 40 थी और 10 थी और 7-8 इंडिपेंडेंट्स थे। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जजपा के और इंडिपेंडेंट्स के सहारे उनकी सरकार बनी थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद अभी कुछ महीने पहले नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मोहनलाल इनको खट्टर साहब को लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ाया जा रहा है। ये परिस्थिति है। कल ये सूचना आई कि 3 इंडिपेंडेंट्स ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया। जननायक जनता पार्टी जेजेपी की जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जिसने 4.5 साल सत्ता का सुख भोगा, जबकि जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प लिया था। लेकिन अभी चुनाव के 2 महीने पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था, या भारतीय जनता पार्टी की और जजपा की ये संयुक्त रणनीति रही होगी कि इससे जो कांग्रेस के वोट हैं वो डिवाइड होंगे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और चुनाव के बाद फिर दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन जो जमीनी हकीकत दिखाई पड़ी दुष्यंत चौटाला जी को और बीजेपी को, उसे ये लगा कि जो दुष्यंत चौटाला वोटों का बंटवारा करा पा रहे थे वो तो करा ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि उनकी वजह से कांग्रेस की तरफ वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। अच्छा, हम लोग जितना हमें जमीनी स्थिति का अंदाजा होता है, राजनीतिक स्थिति का अंदाजा होता है, आप जानते हैं कि उससे ज्यादा राजनीतिक लोगों को होता है। जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता से मिलते हैं, उन्हें पता रहता है कि किसने पिछली बार हमारा समर्थन किया था, इस बार मुख मोड़ रहा है, या पिछली बार जिसने मुख मोड़ा था इस बार हमारा समर्थन कर रहा है, तो उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा हो जाता है। ये जो इंडिपेंडेंट जीते थे, अब आप कल्पना कीजिए कि हरियाणा के अंदर वो जहां पे बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला था, जहां पे कांग्रेस भी एक सशक्त पार्टी थी पिछले इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, भारतीय जनता पार्टी भी एक शक्तिशाली पार्टी थी और जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की थी वो भी एक मजबूत पार्टी थी। तभी इनको 30 सीटें मिली थी, उनको 10 सीटें मिली थी, इनको 40 सीटें मिली थी। यही कारण था। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा के जीते थे, बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के जीते थे, जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा के जीते थे, इसका मतलब यह है कि वो शक्तिशाली नेता थे, इंडिपेंडेंट जीते थे। इतने ध्रुवीकरणों के बावजूद इंडिपेंडेंट जीते थे, तो मजबूत लोग तो थे। उनको जनता की मनोदशा के बारे में पता था। इसको हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। जब उन्हें मार्केट से, फील्ड से ये फीडबैक मिलना शुरू हुआ कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ किसानों का और जनता का बहुत तेज रोष है, तो ऐसे समय में उनको भी दुख भोगना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। और यही
जेजेपी ने सोचा था, लेकिन जेजेपी का सोचने का तरीका कुछ डिफरेंट था और इंडिपेंडेंट्स का जो इन्होंने कल निर्णय लिया, 3 इंडिपेंडेंट्स ने, और हो सकता है अभी कुछ दिनों में और लोग ऐसा निर्णय लें। चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र चौधरी बीरेंद्र सिंह ने, जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के, छोड़ के कांग्रेस में आए। अच्छा, यह भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लोग भी बीजेपी में गए, लेकिन अगर आप कांग्रेस से छोड़कर जाने वाले बीजेपी वालों की बात करेंगे तो ज्यादातर लोग 90% ऐसे थे जो चुनाव हारे हुए थे, कई बार के चुनाव हारे हुए थे। कई ऐसे, जैसे सिंधिया जी थे मध्य प्रदेश के, 1.5 लाख वोट से हारे थे केपी यादव से। गौरव वल्लभ अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें चुनाव हारे। राधिका खेड़ा खैर चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन उनका भी सुना है कुछ मसला सामने आ गया था और उसकी वजह से मजबूरन उन्हें कहानी बनानी पड़ी और बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। मतलब एक दिन वो कांग्रेस छोड़ती हैं, अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। वही रोहन गुप्ता की स्थिति थी, जिन्हें अहमदाबाद ईस्ट से टिकट मिला था। टिकट मिलने के बाद वो टिकट से इनकार कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन ये कोई जीता हुआ आदमी नहीं था। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह जीते हुए आदमी थे और जो ये 3 इंडिपेंडेंट ने ज्वाइन किया, ये जीते हुए आदमी थे और प्रतिकूल परिस्थिति में जीते हुए आदमी थे। तो इससे आपको इंडिकेशन मिलता है, ये संकेतक मिलता है कि जमीनी स्थिति क्या होगी। वरना आप कल्पना कीजिए, वो इंडिपेंडेंट्स जो, अगर ये उनका मानना होता कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीतेगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ते? क्योंकि उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ 4.5 साल उनका साथ दिया है, तो अगली बार हो सकता है उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलता और जीतने की संभावना होती तो वो भारतीय जनता पार्टी का साथ ना छोड़ते। लेकिन अगर उन्होंने एन इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले अगर उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ा, इसका माने उन्होंने ये मान लिया कि 6 महीने के बाद जो हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें हुड्डा जी की स्थिति बहुत मजबूत है और अगर उन्हें असेंबली में जीतना है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से समझौता करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के दामन को थाम लिया। जबकि आप जानते हैं, जिन्होंने भी हरियाणा की पॉलिटिक्स को नजदीक से देखा है, उनको यह बात पता है कि पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें गोदी मीडिया ने और जो सेफोलॉजिस्ट हैं और इन लोगों ने बड़ा एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर दिया था कि 90 में से 70 और 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने वाली। तो जो लोग फैन सीटर्स थे, जो लोग किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं थे, उनको महसूस होने लगा था कि बीजेपी की वेव है, माननीय मोदी जी की वेव है और बीजेपी तो क्लीन स्वीप कर रही है। लेकिन जब इसके बावजूद रिजल्ट आए तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को तो क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं मिली और अगर जजपा ने कांग्रेस का साथ दे दिया होता और इंडिपेंडेंट ने साथ दे दिया होता तो कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। लेकिन चलिए, वो पुरानी बात हो गई। लेकिन इसके बावजूद कि एक हवा बनाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी, और इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है और लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले अगर 3 इंडिपेंडेंट चेंज कर रहे हैं और जैसे क्षेत्रवार सूचना मिल रही है, जो पुराने कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो अपने डिक्लेयर्ड कैंडिडेट के साथ नहीं खड़े हैं और वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। जैसे फरीदाबाद में आप देखिए, सुभाष चौधरी साहब हैं, एमएलए थे बीजेपी के, खुलेआम कांग्रेस कैंडिडेट के साथ हैं, बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो चौटाला साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी वाले ही समर्थन नहीं कर रहे हैं। अरविंद शर्मा जी की स्थिति तो और भी खराब है, वो तो रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के सामने खड़े हैं, तो वहां तो उनकी कोई स्थिति नहीं बन रही। अशोक तंवर जी जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, बाद में आम आदमी पार्टी में गए और उन्हें टिकट मिल गया भारतीय जनता पार्टी का। कुमारी शैलजा के सामने उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो ये इंडिकेटर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने वीडियो कल डाला था वो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों को ये संकेतक मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ रहे हैं और जो एक गोदी मीडिया के माध्यम से या एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से एक ऐसा दृश्य बनाने का प्रयास हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार हो रही है, मेरे ख्याल से तो
200 पार में बहुत बड़ी पूरी स्थिति हो रही है। अच्छा, एक और वीडियो बड़ा सर्कुलेशन में है, अब वो सच है या झूठ मुझे नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया में है। अब मेरे पास तो ये जानने का कोई तरीका नहीं है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हूं नहीं कि वो वीडियो सही है कि गलत। लेकिन उन वीडियो में ये सर्कुलेशन में है कि माननीय मोदी जी ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने अंबानी और अडानी जी से बहुत पैसा खाया है। अब आप बताइए, क्या किसी भी हिंदुस्तानी को यह चीज बिलीव होगी कि जो कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है और हर चीज का प्रमाण है कि सारे हवाई अड्डे हों, रेलवे स्टेशन हों, एयरपोर्ट्स हों, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हों, हर चीज में अडानी जी का जो लाभ हुआ है वो पिछले 10 साल में हुआ है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो उनका करीब 50-60 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ करता था, आज वो 20 लाख करोड़ का है। मैंने कई गुने उनकी संपत्ति बढ़ गई है। अच्छा, अब अडानी जी भी और अंबानी जी भी सोच रहे होंगे कि हमने तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने बड़े धन स्रोतों का मुख खोल दिया, और इसके बाद माननीय मोदी जी ऐसा कैसे कह रहे हैं कि हमें, मतलब हमने जिसकी सरकार बनाई वही हमसे कह रहा है कि आप उनके प्रश्रय प्राप्त लोग हैं। तो एक दुविधा की स्थिति है। इलेक्शन के ठीक पहले जहां एक धनबल और जनबल के बीच में संघर्ष हो रहा था, और धनबल इन्हीं पूंजीपतियों का था जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। तो अगर इन्होंने अपने धन स्रोतों को बंद कर दिया और इनके पास, अगर ये वीडियो सच है तो धन स्रोतों को बंद कर दिया और उनके पास कुछ सीक्रेट्स भी होंगे, क्योंकि ये पूंजीपति और राजनीतिक के बिना सीक्रेट के और बिना रिकॉर्डिंग के तो कोई काम करते नहीं है। एक और परिस्थिति बड़ी विचित्र सी हो गई। अच्छा, एक और सूचना मार्केट में फ्लोट कर रही है, फिर नहीं पता वो सच है या गलत, लेकिन फ्लोट कर रही है, सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रही है कि मारवाड़ी और गुजराती लोगों का एक कॉकस शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। ये मार्केट में सर्कुलेशन में है, सही है गलत आप चेक कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है, कहा जा रहा है कि ऐसा है। और ये उसी प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है जैसे हर्षद मेहता के जमाने में हुआ था, जैसा केतन पारिक के जमाने में हुआ था, और एक बबल क्रिएट किया जा रहा है। और बबल इसलिए क्रिएट किया जा रहा है जिससे मार्केट को मैसेज दिया जाए कि अगर ये सत्ता रही, प्रो कैपिटल सत्ता रही, तो शेयर मार्केट बढ़ेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर ये सत्ता से गई तो शेयर मार्केट टूट जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा। लेकिन अगर आप गणना करें तो अगर शेयर मार्केट बढ़ता है तो उन पूंजीपतियों को तो फायदा होता ही है जिन्होंने कैपिटल लगाया होता है, उसके साथ साथ उन लोगों का भी फायदा होता है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड होते हैं। अब भारतवर्ष में शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड कितने प्रतिशत लोग हैं? मेरे ख्याल से 6-7%। तो अगर 6-7% लोगों का धन लाभ होना, उस स्थिति में जब कैपिटल मार्केट को बिल्कुल बबल क्रिएट करके ऊपर उठाया जा रहा हो, तो वो तो पैसा बना के निकल जाएंगे। जैसे हर्षद मेहता निकले थे, खैर उनका क्या शुरू आपको पता ही है, केतन पारक निकलने के चक्कर में थे, उनका क्या हुआ आपको पता ही है। तो वो तो मार्केट को ऊपर नीचे ले जाएंगे, फायदा उठाएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर शायद नहीं निकल पाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट गिरने वाला है या उठने वाला है, मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जो मार्केट में सूचनाएं तैर रही हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। आज के तारीख में जितने युवा हैं, जितने यंग लोग हैं, जितने भी थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं, वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इस आशा से लगाते हैं कि एक अदर सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। तो आपने देखा ही था 2007-8 में 40% मार्केट क्रैश किया था, कोविड के टाइम में 40-50% क्रैश किया था। खैर उसके बाद उठ गया, वो एक अलग मुद्दा है, और काफी उठा, ये भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर क्रैश होगा तो ऐसे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे वो तो मार्केट के विदहोल्ड कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं शेयर मार्केट के अंदर जिनके पास अपनी पूंजी होती है, जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में पता होता है, जो मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना जानते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। और वीक हैंड्स वो होते हैं जो बोरोड मनी पे पैसा लगाते हैं, जो रिस्क लेके पैसा लगाते हैं, जो बहुत अधिक लाभ के लिए पैसा लगाते हैं, जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होता है,
और जो सुनी सुनाई बातों में पैसा लगाते हैं, ऐसे लोग वीकेंड्स होते हैं, उनके फंसने की संभावना है अगर ये मार्केट की र्यूमर सही है तो। आप खुद चेक कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी बदहवासी की स्थिति है कि जिन पूंजीपतियों ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में इतना प्रयास किया है और राहुल गांधी की छवि को खराब कराने के लिए धन स्रोतों के बिल्कुल दरवाजे खोल दिए थे। अगर माननीय मोदी जी ये समझते हैं कि उनके खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ बोल के जनता को ये वो कन्विंस कर पाएंगे कि अडानी अंबानी कांग्रेस के बनाए हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है और गरीबों के वो मिडिल क्लास के वोट ले लेंगे, तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो आई एम नॉट सेइंग व्हाट is floating in the market is correct or not. I'm not saying that. फिर हरियाणा की ये स्थिति कि एक तरफ आप जो प्रवक्ता लोग हैं, अच्छा प्रवक्ताओं की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब मेरी भी कैरेक्टरिस्टिक वही है बेसिकली भाई। अब रोहन गुप्ता पढ़े लिखे आदमी, गौरव वल्लभ पढ़े लिखे आदमी, राधिका खेड़ा पढ़े लिखे आदमी, लेकिन पढ़े लिखे आदमी होना एक मुद्दा है और जनता में पैठ होना और जनता के साथ संपर्क में रहना दूसरा मुद्दा है। भाई जो लोग राजनीति में होते हैं उनके जीवन शैली के बारे में और उनके जीवन के संकटों के बारे में कम से कम एक राजनीतिज्ञ तो समझ ही सकता है। सुबह से शाम तक लोग उनके घर आते हैं, उनकी परेशानियों को सुनना पड़ता है, उन्हें चाय पिलानी पड़ती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए फोन करने पड़ते हैं। तो यू हैव टू स्पेंड 24 आवर्स इफ यू आर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। गौरव वल्लभ तो वो नहीं कर सकते, रोहन गुप्ता तो नहीं कर सकते, राधिका खेड़ा तो नहीं कर सकते, अखिल स्वामी तो नहीं कर सकते। हम लोग टीवी डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं उसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम डिवोट करना जनता के साथ वो कौन कर सकते हैं? वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर सकते हैं। 3 लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेके कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, जो राव वीरेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह कर सकते हैं या ब्रजेंद्र सिंह कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये लोग जो इस आकांक्षा से प्रवक्ता बने थे कि हम पब्लिक लाइट में आ गए हैं, जनता हमें प्यार करने लगी है, इसका माने लगता है उनकी महत्वाकांक्षाएं जाग गई थी और उन्हें लगा था कि अब उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा, क्योंकि लोकसभा विधानसभा के तो चुनाव वो जीत नहीं पाए, ना राजस्थान में जीत पाए, ना झारखंड में जीत पाए। और अगर टिकट नहीं मिला तो उन्हें लगा कि अब तो अगर कांग्रेस से बीजेपी में चले जाएंगे तो वहां उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा। अब राज्यसभा का टिकट तो छोड़िए, अब वो टीवी में दिखाई देना भी बंद हो जाएंगे, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो रोहन गुप्ता हो, चाहे वो ये लोग। भाई अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन टीवी में लोग आपको प्यार करते हैं, आपसे स्नेह करते हैं, आपके बारे में अच्छा कमेंट करते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप अच्छे राजनीतिज्ञ हो गए। राजनीति इज ए टफ गेम, उसके लिए आपको पूरा अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है, चाहे वो माननीय मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। यू हैव टू डिवोट, बिकॉज एक भी आपकी भाव भंगिमा गलत हो गई, एक भी आपके बॉडी में कोई ऐसा सिग्नल चला गया जो गलत है, बिकॉज एवरीबडी ऑब्जर्व्स यू, एवरीबडी वॉचेज यू। तो मुझे लगता है कि अगर ये खबरें जो सोशल मीडिया में तैर रही हैं अगर सच है तो, और जो इंडिकेशन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आने के हैं वो सही हैं तो, और अगर मोदी जी ने अडानी अंबानी जी के बारे में ऐसा कहा है तो भयंकर राजनीतिक परिस्थिति बन रही है। और मुझे ऐसा लगता है जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसकी ज्यादातर बातें सच होने वाली हैं। जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ उससे भी जो इंडिकेटर्स मिले वो यही लग रहा है कि जो लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं वो लाइन लगा के वोट कर रहे हैं। जो पिछले चुनावों में जिन्होंने मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वो अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पिछली बार इंडिया गठबंधन या कांग्रेस या सपा को वोट दिया था वो अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो शिफ्टिंग हो रही है वो बीजेपी से अपोजिशन की तरफ हो रही है और इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से जो लगता है, मैंने फोरकास्ट किया था कल के वीडियो में, अगर आपने ना सुना हो तो दोबारा सुनिएगा, मुझे लगता है वो सच होने वाला है। और ये मैं कोई सेफोलॉजिस्ट की तरह नहीं बोला था, किसी स्टैटिस्टिशियन की तरह नहीं बोला था, ये मैनेजमेंट साइंस का जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर बोला था। अब 4 जून को पता चलेगा जो मैंने कहा था वो सच है या बाकी जो बड़े बड़े करोड़ों और अरबों में काम करने वाले पोलस्टर्स हैं और सेफोलॉजिस्ट हैं वो सही हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शायद फोरकास्ट सही होगा और अगले 2-4 दिन में शायद आपको और ऐसी सूचना मिलेगी जिससे लगेगा कि जो लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स हैं दे आर इंडिकेटिंग दैट द विंड इज ब्लोइंग इन ए डिफरेंट वे
माहौल बदल रहा है, राजनीतिक पटल पे बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं और ये इंडिकेशन मिल रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। धन्यवाद, प्रणाम और आभार।